स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज मैंने यहाँ पे 3 प्रश्न लिए हैं। कई छात्रों के इनमें डाउट थे, तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है और हम इसको हल करेंगे। पहला प्रश्न छात्र ने पूछा है कि द्विगुण व्यंजन को किस में रखें, अल्पप्राण में या महाप्राण में। छात्र का यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो हमारा द्विगुण व्यंजन आता है उसे हमें किस में रखा जाएगा, वो अल्पप्राण होगा या महाप्राण होगा। तो आप सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि द्विगुण व्यंजन हमारा क्या है। तो द्विगुण व्यंजन हमारे दो होते हैं, ठीक है। तो जो है हमारा ड और ढ, ठीक है, बिंदी वाला, जिसे हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। अब इनका आपको स्थान देखना है कि ये हमारी वर्णमाला के अंदर कहाँ पर होते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से इस पॉइंट को याद रखना है कि जो हमारा ट वर्ग होता है, ट ठ ड ढ, ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इनका स्थान होता है। यानी जो ये हमारा बिंदी वाला ड है, ये हमारे ड के साथ होता है। जहाँ हमारा ड है वहाँ पर ये ड होता है, और ढ जो है ढ के साथ आता है, ठीक है। तो इसमें ये इसके साथ, अब आपको इसे ऐसे समझना है कि जब हम इनको देखें तो ये हमारा प्रथम वर्ण है, ये हमारा द्वितीय वर्ण है, ये हमारा तृतीय वर्ण है, और ये हमारा चतुर्थ वर्ण है, और ये हमारा पंचम वर्ण है। तो अल्पप्राण, महाप्राण और सघोष और अघोष, इन दोनों का ही जब हम इन दोनों को ही इसमें खोजेंगे तो वो हम इनके अब स्थान जैसे यहाँ रखकर यहाँ से हम खोजेंगे। तो जब हम बात करते हैं अघोष की, तो अघोष में हमारे ये पहले जो दो हैं ये हमारे अघोष में आ जाते हैं, ठीक है। और तीसरा, चौथा, पांचवा हमारे किस में आ जाएगा, सघोष में। तो हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि ये दोनों हमारे सघोष होते हैं, ठीक है। अब आपने अल्पप्राण महाप्राण पूछा, मैं आपको सघोष अघोष भी बता देती हूँ। तो यानी ये दोनों हमारे सघोष भी होते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से जब हम अल्पप्राण महाप्राण की बात करते हैं तो अल्पप्राण महाप्राण में हम देखते हैं कि हमारा पहला, तीसरा और पांचवा, यानी पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा, ये तो होता है हमारा अल्पप्राण, ठीक है। तो अल्पप्राण होता है, और दूसरा, चौथा ये होता है महाप्राण। तो अब देखिए ये हमारा किस में आ रहा है, ये अल्पप्राण में आ रहा है। तो जो हमारा बिंदी वाला ड है ये हमारा आएगा किस में, अल्पप्राण में। यानी ये बिंदी वाला है तो ये अल्पप्राण में आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे चौथे नंबर का है तो ये हमारा हो गया महाप्राण। तो महाप्राण में आ जाएगा हमारा ये ढ़, ठीक है, बिंदी वाला। तो इस तरह से आ जाएगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही चीज बता दी कि ये दोनों सघोष में रहेंगे, और अल्पप्राण हमारा ड और महाप्राण ढ़, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसको याद रखना है, जैसे वहां पे रखें, ठीक। चलिए अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न कहा है, यहाँ पर छात्र का प्रश्न है कि शब्दकोश में चंद्र बिंदु का स्थान कहाँ होगा। तो यहाँ जानना चाहते हैं कि जो चंद्र बिंदु है हमारी, उसका स्थान शब्दकोश में कहाँ होगा। तो चंद्र बिंदु क्या है, चंद्र बिंदु को अगर हम देखें तो इस पे भी अभी थोड़ा मतलब विद्वानों में विवाद है, इसको भी सही से क्लियर नहीं कर पाते। तो चंद्र बिंदु को हम एक तरह से अनुस्वार का हिस्सा ही मान के चलते हैं। तो अनुस्वार का हिस्सा मान के चलते हैं तो इसका प्रयोग हमारा शब्दकोश में जो आएगा वो अनुस्वार के तुरंत बाद आता है। हम जैसे देखते हैं कि हमारा आता है सबसे पहले अनुस्वार आता है, तो अनुस्वार के बाद ही आपका चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अ आ जाता है, फिर हमारा आ जाता है। तो इस तरह से हमारे स्वर का क्रम होता है। तो स्वर में आपका सबसे पहले आ रहा है अनुस्वार, ठीक है, और अनुस्वार के साथ ही आपके चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, यानी चंद्र बिंदु का स्थान होता है। तो ये बहुत एकदम सरल चीज है। इसी में मान लीजिए अगर आपके दिमाग में आए कि मैम अर्धचांद जो होता है, ये अर्धचांद अंग्रेजी ध्वनि वाला, इसका स्थान कहाँ होता है, फिर ये भी दिमाग में आपके प्रश्न आ सकता है कि इसका कहाँ होता है। तो देखो जो हम ये जो हमने क्रम लिया यहाँ पर, अब ये हमारा आ आया है, तो आ के बाद इसका स्थान होता है, यानी इसको हम खोजेंगे आ के बाद। क्यों, क्योंकि ये आ पर लगा हुआ है,
ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसी क्रम में छात्र ने एक प्रश्न किया था, एक छात्र ने और प्रश्न किया था कि मैम जो क के तुरंत बाद स्थान जो है वो मैंने ख लगाया, लेकिन उत्तर में विकल्प में जो है वो छ आया। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो श है ये हमारा आधा क और मूर्धा श से बना है, तो यानी इसमें वर्ण जो है वो क ही सम्मिलित है, तो इसलिए क और ख के बीच में आपका ये छ होता है शब्दकोश के अंदर। तो आप कहेंगे कि मैम वर्णमाला में तो ऐसा नहीं मिला था। तो शब्दकोश में जब आप वर्णों को खोजते हैं, शब्दों को खोजते हैं, तो वहां पर आपको ये मिलता है, ये क्रम, और उसी के क्रम पे आपसे प्रश्न किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न हमारा अगला क्या है? प्रश्न यहाँ पे छात्र का है कि 12 खड़ी में आपने बताया है कि री की मात्रा नहीं होती, लेकिन एक टीचर ने बताया कि आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, सही क्या माने? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सुधारना चाहूंगी कि मैंने आपको ये नहीं कहा कि री की मात्रा नहीं होती। मैंने आपको ये कहा है कि जब भी अगर कोई आपसे पूछे कि 12 खड़ी क्या है या 12 खड़ी लिखिए, तो आपको जो मैंने लिखवाया था स्वरों का, व्यंजनों के साथ स्वरों का अलग अलग रूप, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जो ड़ी वाला है, यानी अगर हम किसी व्यंजन जैसे क में ड़ी लगा दें, तो इसको छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो सब लगा देना, वो आपका 12 खड़ी में आएगा। और मैंने साथ में आपको ये बताया था कि जो ये ड़ी वाला है इसको 12 खड़ी में सम्मिलित नहीं किया है। अब किसने नहीं किया? मैंने नहीं, मैं तो करती हूँ। अगर मैं नहीं करती, अगर मैं नहीं बताती इस चीज़ को, तो मैं आपको वहाँ पर लिखवाती ही क्यों? ठीक है, मैं तो करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर हम 12 खड़ी में ड़ी को नहीं बताएंगे तो हमारे छात्रों को व्यंजन के साथ इसका उच्चारण कैसे समझ में आएगा? ठीक है, लेकिन जिसने भी 12 खड़ी बनाई थी, ठीक है, सबसे पहले जिन्होंने 12 खड़ी बनाई थी, तो उन्होंने ड़ी मात्रा का प्रयोग 12 खड़ी में नहीं किया था। अब आप में से जैसे बहुत सारे छात्र ये सोच रहे होंगे कि मैम हमें तो यही नहीं पता कि 12 खड़ी होता क्या है। अब ये छात्र ने जो प्रश्न किया है, तो सबसे पहले चलो हम 12 खड़ी लिख लेते हैं, फिर हम इसकी यहाँ पे बात करेंगे। तो 12 खड़ी असल में क्या होता है? तो हम लिखते हैं जैसे हमारा ये व्यंजन है क, ठीक है। अब ये जो व्यंजन है, इस व्यंजन के साथ हम स्वरों की कैसे स्वरों का प्रयोग करेंगे, ये हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हम यहाँ पर अ स्वर का प्रयोग करते हैं, यानी हम जब पहले लिखते हैं तो हम यहाँ अ स्वर का प्रयोग कर रहे हैं, फिर हमने आ स्वर का किया, ठीक है, इसमें हमने छोटी ई का प्रयोग कर रहे हैं, ये हमारी बड़ी ई हो गई, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको लिखवाया ये क्री, ठीक है, इस तरह से करके कि ये भी, इसका भी प्रयोग आप इस तरह से करेंगे, ठीक। फिर आ जाता है हमारा जैसे छोटा ऊ, फिर आ गया ये हमारा बड़ा ऊ, ठीक है। फिर उस तरह से आ गया ये हमारा के, ठीक है, उस तरह से फिर हम प्रयोग करते हैं क, ठीक है। उसी तरह से प्रयोग करते हैं हम को, उसी तरह से प्रयोग करते हैं हम कौ, ऐसे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं जैसे कं, ठीक है, और फिर कहा, इस तरह से। तो 12 खड़ी जिन्होंने लिखी है उन्होंने ये ऐसे बनाया है, मतलब ऐसे लिखा है 12 खड़ी में, ये हमारा का से लेकर कहा तक इस तरह से। और उसमें जो उन्होंने नहीं लिखा वो री नहीं लिखा है, ठीक है, ये उन्होंने नहीं लिखा। तो मैंने आपसे ये कहा कि जब अब परीक्षा में अगर आपसे 12 खड़ी लिखने के लिए आता है, तो आप देखेंगे सारी किताबों को आप उठा कर देखिए, हर किताब में आपको क्री को छोड़कर तब 12 खड़ी दी जाती है। तो 12 खड़ी लिखने के लिए कोई देगा तो आप इसको ही 12 खड़ी कहते हैं, लेकिन मैं तो इसका विरोध करती ही हूँ। मैंने आपसे यही कहा, क्यों है? क्योंकि री हमारा, हमें कैसे पता चलेगा इस स्वर का भी? अब आपने कहा कि एक टीचर ने आपको बताया कि आ स्वर की मात्रा नहीं होती है, तो देखो उन्होंने जो बोला होगा ना, आप उनको अगर ध्यान से सुनेंगे तो फिर आप उस चीज को देखेंगे कि उन्होंने उसमें क्री को लिखा होगा।
और लिखने के बाद क्योंकि ये संख्या कितनी बैठती है, फिर 13 बैठती है, और 13 संख्या बैठने का मतलब तो ये 12 खड़ी नहीं है, 12 खड़ी में तो 12 ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा होगा कि हो सकता है कि 12 खड़ी इसलिए इसको कहा जाए कि इसकी कोई मात्रा नहीं होती तो इसको बाहर निकाल दो संख्या से, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई आधार नहीं है। ये बात तो मैं भी बोलती हूँ कि भाई 12 खड़ी अगर आप नाम दे रहे थे तो क्री को भी इसमें डाल देते, या डाला होगा नहीं डाला होगा, ये हमारी किताबों का विवाद है। मतलब हमारी किताबों में ये विवाद उत्पन्न हुआ है। तो किसी किताब में आप देखेंगे, जैसे अधिकतर जो भी हमारे बड़े बड़े महान किताबें हैं, मतलब जो महान लेखकों की, उनमें आप देखेंगे तो क्री को हमेशा छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ा जा रहा है, उसका कोई सवाल आपको कोई जवाब नहीं देने वाला कि कैसे आप उसका मतलब क्यों है, किस लिए है, ये किसी ने। तो यहाँ पे जो टीचर आपको पढ़ाते हैं तो वो अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं यही चीज़ कह के, कि कुछ कहते हैं तो हो सकता है कि 12 खड़ी इसलिए बोला हो, तो 12 खड़ी अगर इसको हम अगर क्रॉस कर देंगे और हम उसमें फिर क्री नहीं लिखेंगे तो ये तो 11 हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो ऐसा इसमें आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आपको ये स्पष्ट रखना है कि जब हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं 12 खड़ी को, तो हमें ना इसमें क्री को भी लेके सिखाना है, क्योंकि अगर हम वो नहीं सिखाते, नहीं बताएंगे, तो फिर हम पृथ्वी शब्द कैसे लिख पाएंगे, ठीक है। हम कृषि शब्द कैसे लिख पाएंगे, अगर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो हम इसको कैसे लिख पाएंगे। तो इसलिए हमें ये देना चाहिए। लेकिन मैंने आपको यही बताया कि जो ओरिजिनल 12 खड़ी है उसमें क्री का प्रयोग नहीं किया गया था, और उस तरह से उन्होंने जो 13 बनते लेकिन उसको 12 कर दिया, ठीक है। अब वहीं पे लोग अपना अपना विचार देते हैं, कोई मतलब जैसे कहें कि ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे, या ये सारी चीज़ें। तो ये नहीं है कि भाई हाँ, और ये कोई ऐसा आधार नहीं दे रखा किसी किताब में कि यहाँ पे क पे नहीं होता, क की मतलब अ की मात्रा नहीं होती इसलिए इसको बाहर कर देते। तो अगर इसको बाहर करते तो फिर क्री को शामिल किया जाता ना, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, जो आपके दिमाग में ये डाउट बैठ रहा है, ठीक है। चलो, लेकिन अगर फिर भी आपको ये डाउट न समझ में आए या कोई भी दिक्कत आपको लगे, तो आप नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं मुझसे कि एक बार मैम से बात करवा दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका ये डाउट है, तो ये डाउट और आपके दिमाग में चल रहा हो या कोई और बात चल रही हो, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को यहाँ पर? ठीक, तो यहाँ मैंने आप लोगों को ये 3 प्रश्न कराए। इसी तरह से हम, जैसे हमारे छात्रों के सामने कोई भी डाउट आता है तो मैं यहाँ पे आप लोगों के डाउट क्लियर कराती रहती हूँ, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले डाउट के साथ।